क्या रियलाइज कराता है? देखो जी, लिटरली सबसे आसान चैप्टर है, इसका रीजन बता देता हूं। डिसोल्यूशन आसान क्यों है? आपने फर्स्ट वाली बुक में कितने टॉपिक पढ़े हैं? स्टार्टिंग के 2 टॉपिक, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक, ये केवल फंडामेंटल है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है आपका। ठीक है, पहले चैप्टर में आप क्या सीख रहे हो? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड चैप्टर में आप क्या सीख रहे हो? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, इन 2 चैप्टर्स के बाद आपके बाद आगे जो आते हैं 3, 4, 5 और 6, ये सारे चैप्टर्स जो हैं, इन चैप्टर्स का काम है रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब कभी भी आपका बिजनेस क्या होगा? चेंज होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म में जब भी बदलाव होगा, पार्टनरशिप फर्म बोलूं या फिर मैं ऐसे बोलूं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड चेंज होती है आपकी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप डीड बदल रही है आपकी। एडमिशन में नया पार्टनर आएगा तो पार्टनरशिप डीड बदलेगी आपकी। रिटायरमेंट होगा तो पार्टनरशिप डीड बदलेगी आपकी। डेथ होगा तो ये पार्टनरशिप डीड बदलेगी आपकी। तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर आप इसे बोल सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बस नहीं, केवल पार्टनरशिप। क्या हो रहा है? आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। पार्टनरशिप डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? आपकी पार्टनरशिप खत्म हो रही है। जब ये खत्म होगी, क्या बिजनेस खत्म होगा? पार्टनरशिप खत्म होने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि बिजनेस खत्म हो गया। पार्टनरशिप खत्म होने का मतलब होता है बिजनेस कंटिन्यू है, आपका बिजनेस में पार्टनर जो है वो उनके बीच का रिलेशन वो खत्म हो गया। लेकिन जैसे ये 7th चैप्टर तुम्हारे बुक्स में आया, इस चैप्टर का नाम क्या है? सीधा सीधा डिसोल्यूशन किसका? पूरे बिजनेस का। पार्टनरशिप फर्म जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो खत्म हो जाती है। इस बार क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपने पूरे चैप्टर में ये देखा बिजनेस में एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, डेथ कैसे होगा। अब हम क्या देखने वाले हैं कि बिजनेस को सेटल डाउन करना है, बंद करना है, तो उस सिनेरियो में अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो टॉपिक हमारे पास क्या है? डिसोल्यूशन का। क्या देखना है? डिसोल्यूशन देखो कैसे होता है। सेक्शन 39 तो तुम्हारे पास अवेलेबल है, उसमें क्या लिखी हुई है बातें? यहाँ ये बोलता है कि एक पार्टनरशिप एक्ट में जो 1932 है उसका सेक्शन 39 क्या बोलता है कि भाई स्टेट्स दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म क्या है? जब आपके पार्टनर्स के बीच में पूरी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, किसके अंदर आती है? सेक्शन 39 के अंदर। आगे क्या लिखा है? द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चेजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है वो ही खत्म हो जाता है आपका। बिजनेस ही खत्म हो गया पूरी तरीके से आपका। अच्छा, इसके बाद आफ्टर दिस जब बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्या कोई बंदा बिजनेस के साथ एंटर कर सकता है? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? कोई बंदा पार्टनरशिप में आ सकता है? क्या कोई इस बिजनेस का सेल परचेज कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या लिखा है? आफ्टर दिस द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद एनीबॉडी। केवल और केवल एक चीज होगी, दैट इज हमें अपने बिजनेस को बस बेचना है पूरा। जब बेचेंगे तो क्या करेंगे? इट कैन ओनली सेल द एसेट्स टू रियलाइज द अमाउंट। अब इसको एसेट्स को बेचकर आप करोगे क्या? जब भी एसेट्स बेचे जाते हैं सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है? सबसे ज्यादा डर लगता है पार्टनर्स को नहीं, उधार देने वाले को। जिन लोगों ने हमें उधार दे रखा है, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे बैंक से लोन ले रखा हो हमने, चाहे कुछ भी ले रखा हो, उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं? सारा अमाउंट रियलाइज करेंगे एसेट्स को बेचकर और पे करेंगे क्या? लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। और इसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो पैसा कहां जाएगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्चार्ज कर। तो क्या लिखा है? डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ द पार्टनर। जनरली बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि पार्टनर्स के लिए पैसा बचता है, बहुत कम केस होता है। तो बिजनेस को ना, ये देखो सिंपल सी बात है, लॉजिक से लॉजिकली बात बताओ, क्या कोई चलते फिरते बिजनेस को बंद करेगा? बिजनेस को बंद करने के बारे में केवल 2 ही बात प्रॉब्लम होती है, या तो कोर्ट का इंटरवेंशन आ जाए, ठीक है, या तो क्या निकल गया पार्टनर्स में कुछ ऐसा हो जाए कि पार्टनरशिप बंद करनी पड़ रही है आपको। वो भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर, दैट इज मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, ये बाकी सारी बातें नॉर्मल तरीके से देखी जाएंगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है तुम्हारे पास। इसे हम क्या बोलते हैं? मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब आपको बिजनेस बंद करना है
तो बिजनेस बंद करने के कितने तरीके हैं? पहला तरीका डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं म्यूचुअल डिसीजन। म्यूचुअली दोनों पार्टनर्स मिलके बैठते हैं और बोलते हैं भाई बहुत हो गया बिजनेस, चल तो रहा नहीं है, एक काम करो बंद करो। वो भी सहमत है, मैं भी सहमत हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, तो क्या लिखा है? अ फर्म मे बी डिसॉल्व्ड इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीड टू द डिसोल्यूशन। दोनों पार्टनर्स मिलकर है, जितने भी पार्टनर्स मिलकर बैठे हुए हैं, सभी पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं? फर्म को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ऑल्सो देयर इफ there exists a contract between the partners regarding the dissolution, the dissolution may takes place in accordance with it। मतलब यह पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है जिसके अकॉर्डिंगली पार्टनर्स बोलते हैं इन इन पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे और बिजनेस को बंद करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअल एग्रीमेंट से बिजनेस को बंद करना। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, कोई बीच में आया नहीं है, कोई ऐसी घटना घटी नहीं इसके अकॉर्डिंगली आपको बिजनेस बंद करना पड़े। ठीक है, पार्टनर से म्यूचुअली डिसाइड किया है कि बिजनेस नहीं करेंगे भाई, कंटिन्यू नहीं करने वाले, हम बंद कर देते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। अब कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अब आपको बंद करना ही पड़ेगा। तो इस केस में कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इंसॉल्वेंसी मतलब समझाया था क्या था? पार्टनर्स के पास पैसे ही नहीं चलाने के लिए, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, दिवाला निकल चुका है, सबका बिजनेस पैसा लगा लगा खत्म हो चुका है, कंगाल हो चुके हैं। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी, अगर सभी पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो क्या बिजनेस चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। या फिर क्या हुआ है? एंड ऑल बट वन पार्टनर एज इट मेक्स देम इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन या फिर क्या हो सकता है? एक पार्टनर को छोड़कर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या वो अकेला बंदा पार्टनरशिप चला सकता है? क्योंकि पार्टनरशिप की पहली कंडीशन क्या है फीचर में? एटलीस्ट 2%, कम से कम 2 लोग होना जरूरी है पार्टनरशिप के अंदर, तब जाके हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप को कंटिन्यू रख सकते हैं, बेसिक assumption के बेसिस पे देखा जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? when the business of the firm become illegal due to some reasons। भाई कोई भी रीजन हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया? बिजनेस इलीगल हो गया। बीच में गवर्नमेंट का एक पॉइंट आया था, गवर्नमेंट ने बोला था सिंगल यूज प्लास्टिक जो अवेलेबल है ना वो खत्म हो जाएगी, खत्म करो, वो इसको बैन कर दिया। तो क्या बिजनेस इलीगल हो गया? यस, लॉफुल अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, पहले मैगडी में जाते थे तो पहले के टाइम पे क्या था? स्ट्रॉ मिलता था आपको प्लास्टिक वाला, अब क्या मिलता है? अब पेपर वाला स्ट्रॉ मिलता है। तो जो कंपनी वो प्लास्टिक वाला स्ट्रॉ बना रही होगी, ठीक है, अगर वो पार्टनरशिप में थी या पार्टनरशिप में नहीं भी थी, तो उसको अपने बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ा होगा। वाइंड अप नहीं करना तो क्या करना पड़ा होगा? अपनी मशीनरीज को चेंज करना पड़ा होगा कि अब वो रॉ मटेरियल क्या यूज करेंगे? प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, वो क्या यूज करने वाले? पेपर वाला यूज करने वाले। ठीक है, पहले के टाइम में दूध की जो थैली आती थी थोड़ी पतली सी आती थी, अब क्या आती? थोड़ी सी थिक आती है, मोटी सी देखिए, क्योंकि वो सिंगल यूज नहीं है अब। ठीक है, जब कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जहां पर हमारा क्या होने वाला है? बिजनेस इलीगल होने वाला है। ओए घोड़ा वहां से जल्दी खड़ा हो, मैं पूरी क्लास कैंसिल कर दूंगा वरना। चल आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन ड्यू टू सम इवेंट इट बिकम्स अनलॉफुल फॉर द बिजनेस फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू कैरी इट्स बिजनेस। मतलब कोई भी रीजन ऐसा हो गया जिससे क्या हुआ? बिजनेस आपका अनलॉफुल हो गया। अनलॉफुल भी सेम सिचुएशन है कि भाई पहले लीगल था, अब वो इलीगल तरीके से हो गया, लॉ में उसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो इस सिनेरियो में भी करना पड़ेगा। एग्जांपल में क्या लिखा है? एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर जो है हु इज ऑफ द अनदर कंट्री एंड इंडिया डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट दैट कंट्री। ठीक है, हमारे पास हम बिजनेस कर रहे थे किसी दूसरी कंट्री के साथ, अब उस कंट्री के साथ क्या हो गया? वॉर डिक्लेयर हो गई। तो जाहिर सी बात है जो दूसरी कंट्री थी जो हमारे साथ पार्टनरशिप में थी, क्या वो अब हमारे पार्टनर रह सकती है? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अब उसके साथ बिजनेस करना वो क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया बेसिकली। क्योंकि जैसे ही वॉर डिक्लेयर होती है हमें सारे रिश्तेदार तोड़ने पड़ते हैं, चाहे वो कहीं का ही बंदा हो, कैसे बिजनेस कैसा भी हो। तो क्या हो गया हमारा? इस सिनेरियो में अनलॉफुल बिजनेस आ गया, बिकॉज अब वो मेरा पार्टनर नहीं है, वो क्या है? वो एक एनिमी है। ठीक है, वो नहीं है, उसकी कंट्री एनिमी बन गई है। पाकिस्तान के साथ तो अगर तुम बिजनेस करोगे तो बंदा बोलेगा ही। ठीक है, कि वॉर के टाइम पे अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज वॉर कैंसिल आउट हो चुका है। लेकिन जब बीच में वॉर का सीन आया था तो उस टाइम पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे हमारे सारे वॉइड हो गए थे। वॉइड का मतलब होता है कैंसिल हो गए थे, अनलॉफुल हो गए थे। दस द बिजनेस बिकम अनलॉफुल। तो यहाँ पर क्या हुआ? बिजनेस अनलॉफुल हुआ। तो देखो इन तीनों सिनेरियोज में क्या करोगे आप? इन तीनों में बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कह रहा है कि व्हेन सर्टेन कंटीजेंसीज हैपन।
कंटीजेंसीज का मतलब होता है आज के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कंटीजेंसीज जिनके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं थे या प्रिपेयर थे, ठीक है, ऐसा कुछ इवेंट हो गया तो क्या करोगे आप? तो इससे पहला पॉइंट क्या लिखा है? द फर्म इज फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स्ड टर्म। उसके जैसी एक्सपायरी हो जाती है, जैसे वो टर्म खत्म हुआ तो पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे प्राइवेट क्लास में एक बच्चा मिला, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि सर अकाउंट्स, इको, बीएसटी आप ही पढ़ाओगे। ना मेरे को सब कुछ तो आता ही नहीं है, इको तो पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है, अकाउंट्स और बीएसटी मैनेज करो। कह रहा मुझे नहीं पता, आप ढूंढो, आपकी जिम्मेदारी है, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट हम किसी और को दे देंगे। अब क्लास मोटी है, ठीक है, वो बोलता भाई साहब 5 लाख रुपए देंगे, पूरा ठेका ले लो 5 लाख का। मैंने ठीक है भाई। अब मैं अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा तो पूरा 5 लाख गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से एक अपने टीचर को लेके गया, मैंने कहा भाई देख अकाउंट्स और बीएसटी में मैनेज कर लूंगा, ई को तू संभाल ले, ठीक है, दोनों काम कंप्लीट करेंगे, 5 लाख रुपए लास्ट में मिलेगा, और जैसे ही वो मिलेगा लास्ट में बांट लेंगे, अपना अपना हिस्सा लेके निकल लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पार्टनरशिप क्रिएट करी। उस पार्टनरशिप को खत्म कब करेंगे हम? जैसे ही वो बच्चा एग्जाम खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। दैट मींस क्या हुआ, अ फर्म इज फॉर्म्ड, इसको बनाया गया था कितने टाइम के लिए? एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए। वो फिक्स पीरियड 6 महीने का है, 1 साल का, 2 साल का, डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली। जैसे ही वो एक्सपायरी हुआ उस टर्म का, जितना टाइम के लिए बनाया गया था, तो फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, खत्म हो गई हमारी फर्म। नेक्स्ट, अ फर्म इज फॉर्म्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक वेंचर। ये सेम पॉइंट है आपका, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था, ठीक है। मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, भाई साहब यहाँ से पालम से ना ब्रिज बनाना है, एक फाटक पे बहुत जाम लगता है, तो काम करो सर ब्रिज निकाल दो करके ऊपर ऊपर से, ठीक है, एक और ब्रिज निकाल दो बढ़िया वाला, ठीक है, ये सिंगल लेन है, डबल लेन बना दो एक, ठीक है, हाँ अंडरपास बना दो एक। अंडरपास का तो चाबी है शायद प्रपोजल, सरकार ने बोला, पता भगवान जाने कब होगा। हाँ जी, ठीक है। तो अब जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मुझे लगता है आई एम नॉट अ सफिशिएंट पर्पस पर्सन, मेरे पास पैसे नहीं है 500 करोड़ या 1000 करोड़ में तो अंडरपास बनेगा, अब मेरे पास इतनी नेटवर्थ नहीं है। तो मैंने क्या किया, ठेकेदार को और पकड़ लिया, मैंने भाई आ जा, दोनों मिलके अंडरपास कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही काम खत्म। अब खत्म होने में 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, तो जैसे ही मेरा वो काम पूरा हुआ जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैंने क्या किया था, अपनी पार्टनरशिप को क्रिएट किया था, वैसे ही मेरी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो क्या लिखा है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर, जैसे ही वो वेंचर कंप्लीट हुआ हमारा काम खत्म, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म बात। क्योंकि मैंने एक पर्पस के लिए क्रिएट किया था, पहले ही डिसाइडेड था ये कि हम लोग साथ में आ रहे हैं लेकिन इस काम को करने के लिए, बस खत्म बात, दैट्स इट। उसके बाद ना हम तुम्हें जानते ना तुम हमें जानते, ठीक है। इसके बाद क्या है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, सिंपल सी बात है, 2 पार्टनर काम कर रहे हैं, एक की डेथ हो गई, अब वो अनसर्टेन इवेंट है, पता नहीं ना, निकल लिया तो खत्म बात, अकेला बंदा बिजनेस करेगा नहीं आपका, तो बंद करो। नेक्स्ट, अब पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि ये भी अनसर्टेन इवेंट है, फ्यूचर में क्या पता क्या हो जाए, तो वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, हमें सिंगल बंदा बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो बिजनेस को सेटल डाउन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। डन। अच्छा अब आ जाओ एक पॉइंट और, नेक्स्ट क्या लिखा है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अब नोटिस का मतलब क्या होता है, जब पार्टनरशिप को ना एक विल के तहत बनाया जाता है, तो पार्टनरशिप में क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर पार्टनर नोटिस दे सकता है कि भैया मुझे पार्टनरशिप को ना काम करते हैं, बंद कर देते। तो क्या लिखा है, अ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म मे टेक्स प्लेस इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर गिव्स अ नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स, जिसमें यह लिखा गया है कि भैया मेरी इंटेंशन है कि बिजनेस को हम क्या करें, बंद करें। यहां पर नोटिस बीच में आ गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या नोटिस बीच में नहीं था, दोनों साथ में मिलकर सुलह करी, बंद कर दे, बंद कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नोटिस बनाया जा रहा है, नोटिस के अकॉर्डिंगली उस नोटिस में लिखा हुआ है बाकी पार्टनर्स के साथ कि भैया हम मेरी इंटेंशन है कि बिजनेस को बंद करना है। तो उस नोटिस के चलते हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को सेटल डाउन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बंद हो जाएगा। अब इसके बाद कोर्ट बीच में आ गया। अब कोर्ट कहता है भैया देखो अगर इनमें से कोई घटना घटेगी तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो कौन कौन से आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस मिलते हैं, तो क्या लिखा है, व्हेन अ पार्टनर फाइल्स अ सूट इन द कोर्ट। पार्टनर क्या कहां चला गया, कोर्ट में चला गया, कोई भी दिक्कत झगड़ा वगड़ा हुआ, कोर्ट पहुंच गया, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट बिजनेस को बंद करने की ऑप्शन दे सकता है कि भैया बंद करो बिजनेस को, किस बेसिस पर, ऐसे नहीं बोल देगा, कोई तो ऑप्शन कोई तो चीज होनी चाहिए ना। इंसिडेंट क्या है, पहला पॉइंट, व्हेन इन केस वेयर अ पार्टनर बिकम इनसेन, मतलब पागल सा हो गया है, अपनी अपनी चला रहा है, सुन ही नहीं रहा किसी की, ठीक है, दिमाग खराब करने वाला पड़ा। भैया पार्टनरशिप में क्या होता है भाई, आपको कंसे थोड़ा बहुत आपको एक दूसरे की सहमति में रह के काम करना पड़ता है, लेकिन अगर अपनी बंदा चलाने में लगा पड़ा तो बंद करो भाई, तुम्हारी बनी ही नहीं साथ में,
ठीक है, तो इनसेन पर्सन के साथ बिजनेस कर सकते हो आप। भी कोर्ट सुलह करवा दे, कल आगे फिर आ जाएगा कोर्ट केस लेके, कह रहे फिर नहीं मान रहा मेरी बात, तो कोर्ट यही करता रहेगा, कह रहा बंद कर भाई, ये दूसरा बंदा ले ले पार्टनरशिप में, ये इंसान पागल है, सुनता नहीं किसी की। ठीक है, होता ना तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिश्तेदारी में कोई होंगे कोई कि मैं भाई वो बंदा बोलता ही रहता है, बोलने दे, सुनता तो है नहीं किसी को, फायदा क्या बात करने का, एक काम कर बात ही करना बंद कर दे, खत्म बात, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दो, खत्म करो। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस वेयर अ पार्टनर बिकेम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, मतलब कोर्ट में बात गई और परमानेंटली जो पर्सन है, क्या जो आपका पार्टनर है, वो इनकेपेबल हो चुका है। ठीक है, कोई भी ऐसी दिक्कत हो गई कि वो अपना काम नहीं कर सकता, पैरालिसिस हो गया, कोई भी दिक्कत है, तो अब वो इनकेपेबल हो चुका है परमानेंटली, अब वो काम नहीं कर पाएगा, तो दिक्कत है, तो बिजनेस बंद करो। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब तुमने एक पार्टनर के साथ हाथ मिलाया, भाई साहब देख के बड़ा बढ़िया लगता है बंदा, लेकिन पता लगा 2-3 साल के बाद कि वो बंदा जो है ना ड्रग्स बेचता हुआ पकड़ा गया, कर लो, करो बिजनेस इसके साथ, रिपोर्ट बोलेगा, क्या बोलेगा, कह रहा इसके इसका बंदा करेगा, स्मैक ही कहेगा, भैया बंद निकालो यहां से, बंद करो, कह रहा खत्म करो बिजनेस। तो ये क्या है, मिसकंडक्ट, मतलब कोई ऐसा गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, कुछ भी गलत काम कर रहा है जो कोर्ट की नजरों में भैया गलत है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, हाँ कुछ भी कर रहा है भाई वो, तो ये क्या है, आपके बिजनेस पर गलत इंपैक्ट आएगा, आना ही है, बंद करो। नेक्स्ट क्या आएगा, व्हेन अ पार्टनर कॉन्टिन्यूअसली कमिटेड टू ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक करना। देखो पार्टनरशिप को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, किसे फॉलो करना पड़ता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना पड़ता है। और भाई साहब तुम्हारा जो पार्टनर है ना, वो आए दिन उठा के पार्टनरशिप एग्रीमेंट तोड़ देता है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ेगा, बार बार तोड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, कोर्ट भी बीच में आ जाएगा, ये बार बार तोड़ रहा है, तेरी बत्ती से बंद तो रही है नहीं, ठीक है, और तू झगड़ा लेके सीधा कोर्ट आ जाता है, एक काम कर छोड़ दे बंदे को, ठीक है, तो खत्म हो गया आपका। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रीच। अब ब्रीच अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ब्रेक लिख लेना। बाकी नोट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा सारे निकाल के प्रिंट आउट में, ठीक है, थ्योरी वाला पोर्शन। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इन केस वेयर अ पार्टनर ट्रांसफर्स द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म टू द थर्ड पार्टी। अच्छा ये पॉसिबल है कि पार्टनरशिप में क्या बोला कि भाई एक पार्टनर ने अपना शेयर पूरा किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, बिना किसी को बताए, बिना बाकी पार्टनर्स को बताए, तो क्या होगा, तो कोर्ट बोलेगा ना कि भैया दूसरे बंदे पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना सबकी सहमति के, अगर किया है तो दिक्कत है, कैंसिल करो। ठीक है, नेक्स्ट, in case where a business cannot be carried on except on the except at a loss, जब कोर्ट को लगता है कि भैया बिजनेस लॉस में चलाए जा रहे हो, काम करो, कितना लॉस बियर करोगे भाई, ठीक है, बिजनेस को बंद कर दो। या फिर इन सभी पॉइंट्स के अलावा कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो कोर्ट को लगता है कि भाई ये बंद करना ही ठीक रहेगा, अब कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो लास्ट में सारे पॉइंट का समझ दे दिया है। व्हेन द कोर्ट रिगार्ड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल टू एनी ग्राउंड, किसी भी रीजन को लेके कोर्ट को लगता है भैया बिजनेस बंद करो, बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो वो रीजन देकर कोर्ट बंद करवा सकता है। सब कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ नहीं है, तो कोर्ट ने अगर बोल दिया तो सब कुछ ठीक है, नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी लगे पड़े ना सारे डॉग्स को निकालने में, सरकार के लिए बड़ा बड़ा बहुत बढ़िया वाला मुद्दा है ये, क्या भाई रोड के कुत्ते हटाओ सारे के सारे पहले, है ना। तो क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब ये देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला गया है और क्या बोला है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके ऊपर एग्जाम में इस चैप्टर इस टॉपिक से 3 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बनता है थ्योरी लेवल पे, फिर चाहे वो क्या थ्योरी, टोटल थ्योरी बताऊं तो पूरे एग्जाम में तुम्हारे पास 5% ही आती है। ठीक है, 5% आएगी या फिर 10% आएगी, उसके ऊपर आती नहीं है। अब पहले आती थी 12 नंबर के आसपास की, 10 से 12 नंबर की, जब ये एमसीक्यू ट्रेंड नहीं था। अब जब से एमसीक्यू ट्रेंड आ गया है ना, तो वो भी खत्म हो गया है, जो भी थ्योरी आती है उस एमसीक्यू के अंदर ही मिल जाती है आपको। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतनी टेंशन ना लो थ्योरी वगैरह की, 12th में थ्योरी वगैरह नहीं आती, मैक्सिमम आती है, केस स्टडी वगैरह में भी नहीं मिलती थ्योरी वगैरह। जो भी थ्योरी मिलेगी ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में मिलेगी, असर्शन एंड रीजनिंग सारे टॉपिक के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट के ऊपर मिल जाती है कि बताओ भाई ये वाला पॉइंट है या फिर ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इनको समझना ज्यादा जरूरी है। देखो क्या लिखा है, इनका मतलब समझ में आता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, क्या पार्टनरशिप खत्म हो बिजनेस बंद हो रहा है, नहीं, इसमें क्या हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है। तो देखो
पहला क्या लिखा है, क्लोजर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस बंद होगा, तो क्या लिखा है, बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूज एज नो क्लोजर, बिजनेस बंद तो हो ही नहीं रहा आपका, तो फर्म का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होने वाला है, बिजनेस ऑफ द फर्म गेट्स डिसकंटिन्यूड, बिजनेस ही खत्म हो जाएगा आपका। तो अच्छा ये अगर हुआ तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप का बिजनेस ही बंद हो गया, तो पार्टनरशिप कहां से स्टार्ट होगी, बिजनेस है तो पार्टनरशिप है। ठीक है, नेक्स्ट, सेटलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कब आप एसेट्स और लायबिलिटीज को सेटल करोगे, सेटल करने का मतलब होता है एसेट्स को बेच दो, लायबिलिटी से पैसे वापस कर दो, ये होता है सेटलमेंट का मतलब। इसमें सेटलमेंट होगा नहीं, इसमें क्या होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज करोगे आप, रीवैल्यू करोगे। तो ये क्या लिखा है, देयर इज अ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हेंस देयर आर शोन इन द रेड द रीवैल्यूड फिगर्स इन द न्यू बैलेंस शीट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट आप बनाते हो कहां, इंजन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहां पे क्या हो रहा है, फर्म बंद थोड़ी हो रही है, चली रही है, वैल्यू चेंज कर रहे हो आप बस। लेकिन इस वाले केस में क्या है, आप सारी लायबिलिटीज को पे करोगे और एसेट्स को रियलाइज करा दोगे, मतलब बेच मारोगे, खत्म करो। ठीक है, उसके बाद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की जरूरत कहां पड़ सकती है, हमेशा कोर्ट बीच में आएगा जरूरी नहीं है, तो यहां पर क्या है, इनके लिए कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। क्या एसेट्स को रिवैल्यू करने के लिए कोर्ट बुलाओगे, सर चेक कर लो मेरी मशीनरी कितने की है, अबे मार्केट में जाओ चेक कर लो। ठीक है, कोर्ट बीच में क्यों आएगा, ठीक है, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द कोर्ट एज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सबकी सहमति से पार्टनर को एडमिट किया जाता है। रिटायरमेंट तो खुद की सहमति है, बाकी पार्टनर से भी रोक नहीं सकते, डेथ हो गई तो फिर तो कोई रोकेगा ही क्या। ठीक है, ये सब कुछ पार्टनर्स की सहमति से होगा, इसलिए कोर्ट बीच में आता ही नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, कोई दिक्कत है, झगड़ा वगड़ा हुआ है, तो कोर्ट बीच में आएगा, कोर्ट बोलेगा भैया तुम इधर आओ पहले, मैं तुम्हारा निपटारा करूं, तुमसे तो हो नहीं रहा। तो क्या लिखा है, मे और मे नॉट, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, म्यूचुअली एग्रीमेंट है कि बंद करना है तो म्यूचुअली कर लो, कोर्ट को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन झगड़ा करके बंद करोगे तो कोर्ट तो बीच में आएगा। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट केस क्या है, रिलेशनशिप, यहां पर इस वाले पार्ट में रिलेशनशिप क्या हो रहा है आपका, पार्टनर्स के बीच में चेंज करेगा, खत्म नहीं होगा, चेंज करेगा। क्या लिखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट दो इट मे चेंज इट्स फॉर्म, चेंज कर जाता है रिलेशनशिप, पहले कुछ और था अब कुछ और है, पार्टनर जा भी सकता है आ भी सकता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में पहले जो रिलेशन था वो इक्वल था, 50-50% के पार्टनर्स थे, अब क्या हुआ 60-40 हो गया, तो 75-25 हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी होगा रिलेशनशिप चेंज करेगा। लेकिन यहां पर क्या है, आपका रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा, जब पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो गई तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई ना हमारी। ठीक है, तो यहां पर ये पार्टनरशिप खत्म। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कब होती हैं, द क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बंद करोगे आप, कहां करोगे, यहां बंद नहीं होंगी आपकी, कंटिन्यू रहेंगी, बैलेंस शीट कंटिन्यू रहती है, बदल जाती है वैल्यूज बस। तो देयर इज नो क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज बिजनेस कंटिन्यूज। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है आपका, द बुक्स नीड्स क्लोजर एज द बिजनेस चेंजेस टू कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यू चल ही नहीं रहा आपका, तो बिजनेस बंद तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लोज डाउन। दीज आर द थ्योरेटिकल सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब आ जाओ सीधा प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर, जिसमें आपको ये सारे अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो जो आपने अब तक सीखा किसी काम का नहीं है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, ये टोटल 12th के लिए नहीं बोल रहा, इस चैप्टर के लिए कुछ काम नहीं आने वाला, एक पॉइंट को छोड़कर। ठीक है, आपको डिसोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स के बारे में पता होना चाहिए, जो पहले हम लोग सीखे थे बैलेंस शीट के अंदर से, कुछ कुछ को छोड़कर। ठीक है, बता दूंगा कौन कौन सी आइटम आएंगी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड के अंदर एक वैल्यू लिखी होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, वही वाला पॉइंट इक्वल जो हम पहले सीख के आए हैं। ठीक है, बस वो 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी सारी चीजें डिफरेंट है। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पहला अकाउंट बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट का इस्तेमाल कहां होता है, इस अकाउंट का काम एक ही है, इसे आप यूज करोगे किसके लिए, टू क्लोज एंड सेटल डाउन ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका मतलब आप बैलेंस शीट में लिखी गई हर एक आइटम को बंद करने वाले हो। बैलेंस शीट बनी बनाई मिलेगी आपको, बनानी नहीं है। ठीक है, बिकॉज बैलेंस शीट बनाने का मतलब क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यू चल ही रहा है आपका। ठीक है, यहां पर क्या होता है आपका, बैलेंस शीट को ही बंद कर रहे हो आप, बिजनेस बंद करने का मतलब क्या होता है, बिजनेस में जो भी है तुम्हारे पास उसे बेच दो, जिसका कर्जा देना है कर्जा दे दो, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को दे दो, खत्म करो। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा दो चीजों के लिए, किसके लिए, जितने भी तुम्हारे पास एसेट्स हैं उनको बेचने के लिए, और जितनी भी तुम्हारे पास लायबिलिटीज हैं आउटसाइडर वाली
उनको पैसे देने के लिए। डन। उसके बाद दूसरा अकाउंट आप बनाओगे। अच्छा एक चीज और है, जब आप ये अकाउंट बनाओगे रियलाइजेशन का, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। किन किन बातों का ध्यान रखना है देखो, तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द रिवर्स साइड ऑफ दिस अकाउंट एक्सेप्ट दीज आइटम। मतलब सारी आइटम जितनी भी तुम्हारे पास हैं बैलेंस शीट के अंदर, उन एसेट्स को और लायबिलिटीज को कहां ट्रांसफर कर दो, रिवर्स साइड। अब रिवर्स साइड का मतलब ये है कि बैलेंस शीट ऐसे गिवन होती है, एसेट्स यहां होते हैं, लायबिलिटीज यहां होती है, तो इसको यहां कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये हम ट्रांसफर कर देते हैं अपोजिट साइड पे। क्लियर? ठीक। किसको छोड़कर, पार्टनर्स लोन को छोड़कर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस को छोड़कर, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड को छोड़कर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और सस्पेंस अकाउंट को छोड़कर। बिकॉज ये सारे जो चीजें हैं, ठीक है, या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, कौन सा वाला, ठीक है, यहां पर इन आइटम को छोड़कर, बिकॉज ये सारी जो आइटम है ना, इनका कनेक्शन किसके साथ है, पार्टनर्स के साथ है। इनको बेचना थोड़ी है, क्या जनरल रिजर्व को बेच दोगे, कौन खरीदेगा, पार्टनर्स का पैसा है, ये पार्टनर्स ने बचा के रखा हुआ था, वो पार्टनर्स ले जाएंगे। पार्टनर्स का लोन हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते, बिकॉज ये लायबिलिटी तो है, लेकिन इस लायबिलिटी को आप रियलाइजेशन में नहीं डालोगे, बिकॉज ये कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, पार्टनर्स की लायबिलिटी है। तो ये बंदा सामने बैठा हुआ है, निकाल के दे दो, खत्म करो। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, क्या लिखा है, ऑलवेज मेक पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल लायबिलिटीज। जब आप लायबिलिटीज ट्रांसफर करोगे, तो लायबिलिटीज में क्या होता है कि जब भी कोई लायबिलिटी गिवन है, आप सभी लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे। अच्छा, किस लायबिलिटी को पैसा कितना दिया गया, कैसे पता लगेगा, क्रेडिटर्स को कितना दिया गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, किसको कितना कितना पैसा दिया गया, नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होता है आपको कि किसको कितने पैसे चुकाए गए हैं। तो अगर किसी भी डाटा में, क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन है, वहां पर अगर अवेलेबल वैल्यू गिवन नहीं है कि मैंने क्रेडिटर्स को कितने दिए, तो आप क्या करोगे, सेम वैल्यू रिकॉर्ड करोगे। इसका रीजन सिंपल सा ये होता है, देखो मैं अगर बिजनेस बंद कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे जो जिनसे मैंने उधार ले रखा है, वो बक्के आएगा, खुद ही आएगा बक्के। मेरे को फोन करने की जरूरत है, उसे पता लगेगा ना, कन्याकुमारी में बैठा हो तो ही फोन करे, तो भी आएगा लेने के लिए, भाई पैसा दे दे भाई, बंद कर रहा है, मेरा पहले चुका दे। सिंपल सी बात है ना, खुद नहीं आएगा तो किसी को भेज देगा, वो बंदा बिजनेस बंद कर रहा है, मेरे पैसे लेके आ जाइए। ठीक है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अपने खुद के लेवल पर जितना अमाउंट है उतना आप खुद से पे कर दो। हाँ, वो खुद फोन करके मना कर दे, भाई कोई बात नहीं छोड़ दे, तो एक बात अलग है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, फुल अमाउंट पे करोगे अपनी तरफ से। नेक्स्ट, डू नॉट रियलाइज इनटेंजिबल एसेट्स फॉर विच नो रियलाइजेबल वैल्यू इज गिवन। मतलब किसी भी इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अगर कोई रियलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप उसको रियलाइज नहीं करोगे, मतलब बेचोगे नहीं। लेकिन टेंजिबल के साथ, टेंजिबल को करना पड़ेगा, तो टेंजिबल को हम मान के चलते बिक ही जाएगा वो। तो जितने पे गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो बुक वैल्यू पर सेल कर देना। कैसे करेंगे वो टॉपिक हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्या है, गुडविल। देखो पिछले चैप्टर्स में क्या था, गुडविल एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम था, लेकिन यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है। यहां पर आपका क्या है, इसको आप नॉर्मल अदर एसेट्स की तरह ट्रीट करोगे। मतलब अदर एसेट्स क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, इसे भी सेल करेंगे, क्योंकि बिजनेस को बंद कर रहे हो, तो बिजनेस को बंद करना है, बिजनेस का नाम का करोगे, अचार डालो उधर के, बिजनेस का जो नाम है वो भी सेल कर दो। क्या पता आपका बिजनेस जो है वो कोई और चला ले, जो भी परचेज करेगा आपके नाम से, उस नाम को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो एसेट्स में गुडविल नॉर्मल तरीके से सेल किया जाएगा, जैसे बाकी एसेट्स को सेल करते हैं। यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है ये। नेक्स्ट क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स का जो भी लोन है वो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे, बैंक में। क्यों, क्योंकि बैंक में क्रेडिट साइड पे कौन सी वैल्यू आती है, जो हम दे रहे हैं। तो पार्टनर्स का लोन कौन है, पार्टनर्स का लोन मतलब लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी आप डायरेक्टली बैंक से पे कर सकते हो ना, और बैंक से जब आप पे करोगे तो कहां जाएगी वो, क्रेडिट साइड पे, बिकॉज बैंक बैलेंस वहां पे कम होएगा मेरा। अच्छा, इनके लिए कभी भी पेमेंट मत करना। क्या लिखा है, डू नॉट मेक पेमेंट फॉर दीज आइटम्स। क्यों, क्योंकि ये सारी आइटम कहां मिलती है तुम्हें, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में मिलती है, तो लायबिलिटी तो कर्जा होता है, लेकिन इनके लिए पेमेंट कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज ये पेमेंट थोड़ी है, ये तो रिजर्व एंड प्रोविजन वाला पार्ट है हमारा, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ पैसा सेविंग करके अलग से डाल रखा था रिजर्व के नाम से या फिर प्रोविजन के नाम से, कि भैया कुछ नुकसान अगर हुआ इनके रिस्पेक्ट में तो हम बना लेंगे। अदरवाइज ये क्या है, सेविंग ही तो हमारी एक तरीके की। ठीक है, तो इनके लिए कुछ नहीं करना आपको। डन, चलो
ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट, इसको दोबारा से मैं गो थ्रू करा दूंगा बाद में, ये फॉर्मेट वाला पार्ट है, कैसे बनता है ये सब चीजें बाद में देखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ सीधा इस वाले सेक्शन पे, जो हमारी जनरल एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से जो है वो यही है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, एंट्रीज ही एग्जाम में मिलती है। 80% से 90% चांस होता है इस चैप्टर से एंट्री ही एग्जाम में आएगी। कितनी आएंगी? 4 या 6 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं आती। या 4 नंबर का क्वेश्चन होगा 4 एंट्री आएंगी, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा 6 एंट्री आएंगी। और एंट्रीज को ना मैक्सिमम बच्चे पता क्या, ये डायरेक्टली उठा के मैं प्रिंट आउट में दूंगा, जरूर याद मत करने बैठ जाना कि कौन सी एंट्री में क्या क्या एंट्री करनी है। ठीक है, याद बिल्कुल नहीं करना। सारी एंट्रीज में एक छोटा सा लॉजिक समझ लो आप, वो लॉजिक फ्लो करेगा। जब कभी भी आप रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रीज पास करोगे तो उसकी एंट्री पास करते टाइम ना आपको केवल 4 अकाउंट का ही इस्तेमाल करना है, मैं दिखा भी दूंगा। केवल 4 अकाउंट ही इस्तेमाल होंगे सारी एंट्रीज में, 16 एंट्री है, सब में 4 ही अकाउंट आने वाले हैं। कौन कौन से अकाउंट इस्तेमाल होंगे? पहला जो अकाउंट इस्तेमाल होगा वो होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, दूसरा अकाउंट जो आपका इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा रियलाइजेशन अकाउंट का। ठीक है, उसके अलावा थर्ड अकाउंट जो इस्तेमाल होगा तुम्हारे पास वो होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फोर्थ अकाउंट जो आपका इस्तेमाल होगा वो होगा पार्टनर्स का लोन अकाउंट। बस ले देके यही एंट्री आपको करनी है। बाकी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम अगर मिलेंगे तो वो तो जैसे पहले करते हैं वैसे ही करना, उनके अलावा ये एंट्री पास करनी है। तो कैसे एंट्री पास करोगे? देखो, किसी भी ट्रांजैक्शन में जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको उस ट्रांजैक्शन के अंदर सामान बेचोगे तो पैसा मिलेगा, पैसे लायबिलिटी होल्डर्स को पे करोगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा। तो अगर आपको यह लग रहा है कि बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करेंगे। बैंक बैलेंस घटा तो हम क्या करेंगे? बैंक को क्रेडिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट एक तरीके से आपका काम करता है एज अ नॉमिनल अकाउंट। तो अगर आपको फायदा हुआ किसी भी सिनेरियो में, ठीक है, तो वो फायदा कहां जाएगा? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, किसी भी तरीके का बेनिफिट हुआ आपको, फायदा, तो बेनिफिट कहां जाएगा तुम्हारा? क्रेडिट साइड पे। और अगर आपको डेबिट साइड पे क्या होगा? कोई भी लॉस हुआ या फिर क्या हुआ, किसी भी तरीके का एक्सपेंस आपको देना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? तुम्हारा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड जाएगा। देन क्लियर? अच्छा, अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल पे। तो भैया पार्टनर्स कैपिटल कैसे काम करता है? जब बिजनेस बंद होता है तो बिजनेस बंद करते टाइम ना कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं भैया बिजनेस बंद कर रहे हो ना, ये कंप्यूटर पड़ा है बिजनेस के अंदर, बेचो मत, मुझे दे दो, ले जा भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। तो आप जब उसे कोई चीज दे रहे हो तो पैसा उससे लोगे, लोगे ना? तो पैसा नहीं लोगे आप उससे, आप उसको क्या बोलोगे? तेरा लास्ट में जाके जब पार्टनर्स का कैपिटल सेटल किया जाएगा उसमें से माइनस करवा देंगे। दैट मींस आप उसकी कैपिटल क्या करने वाले हो? कम करने वाले हो, क्योंकि आप उससे पैसा ले रहे हो। तो पार्टनर की कैपिटल पे अगर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो क्या करने वाले हम लोग? डेबिट। और अगर पार्टनर की लायबिलिटी बढ़ाने वाले हो तो क्या करोगे? क्रेडिट। इसका सिंपल सा एग्जांपल, भाई किसी पार्टनर की वाइफ ने बिजनेस में लोन दिया हुआ था, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई एक काम कर, मेरी वाइफ को कहां तू परेशान करेगा, एक काम कर, ये लोन का पैसा ना मुझे पकड़ा दे, मैं उसको दे दूंगा। तो आपने एज अ बिजनेसमैन क्या किया? पैसा उसको दिया, तो उसके कैपिटल पे इंपैक्ट क्या आएगा? बढ़ेगी, तो क्रेडिट कर देना। ठीक है, और अगर आपने उससे पैसा लेना है, किसी भी चीज का लेना हो, किसी भी चीज का, तो वो कहां डालोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। पार्टनर्स का लोन कैसे ट्रीट होगा? देखो, पार्टनर्स का लोन अगर तुम्हारे लिए एक तरीके का एसेट्स है, मतलब पार्टनर्स का लोन जो है ना वो एसेट साइड पे रिकॉर्डेड है, तो जब आप एसेट्स का ये से सेटल डाउन करोगे तो क्या होगा? एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो कम होगी तो क्या करोगे आप? इसे क्रेडिट। लेकिन अगर पार्टनर्स का लोन, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में लायबिलिटी साइड ही मिलेगा, तो इसे भी तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो लायबिलिटी कम होगी तो कहां जाएगी वैल्यू? डेबिट साइड पे। तो दीज आर दी अकाउंट जो जनरल एंट्रीज में आपको हमेशा यूज करने हैं। इनके अलावा और आपको कोई चौथा पांचवें, चौथा 4 के अलावा पांचवा अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मैनेज कर लो, इसको लिख लो तरीके से, बिकॉज ये सारी चीजें हम लोग अभी यूज करने वाले हैं अकाउंट के अंदर। जब हम एंट्रीज करवाऊंगा सारी की सारी तब करेंगे इसको। ठीक है, इनको इस्तेमाल करके अब एक बार एंट्रीज देख लेते हैं, तो क्या एंट्रीज में सारी चीज फिट बैठेंगी या नहीं बैठेंगी? ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, तो एंट्रीज एक बार समझाया था मैं सारी, इसकी एंट्रीज वगैरह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर लेंगे, कैसे होती हैं, क्या होती हैं, क्या करना है आपको सारी एंट्रीज के अंदर, वो देख लो। देखो जी,
तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, आपका काम, पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि बैलेंस शीट में से जितने भी एसेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, यहां एसेट्स अवेलेबल होंगे, यहां लायबिलिटीज अवेलेबल होंगी, इन सभी एसेट्स को आप ट्रांसफर करोगे। कहां पे ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री बननी चाहिए? जितने भी एसेट्स हैं यहां से उठाएंगे, कहां जाएंगे? क्रॉस करके यहां की सारी वैल्यूज यहां रिकॉर्ड होंगी और यहां की सारी वैल्यूज यहां रिकॉर्ड होंगी। यही चलता है हमारा, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखो इस स्टेप में हो क्या रहा है, बैलेंस शीट के एसेट्स यहां जा रहे हैं, तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एसेट्स जब कम होते हैं तो कहां जाते हैं? क्रेडिट साइड पे। और ये क्रेडिट से हटकर कहां गए? रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड पे? डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब एक एक करके जितने भी एसेट्स आपके नाम लिखने पड़ेंगे आपको। हालांकि ये वाले पॉइंट आपको एग्जाम में नहीं करने होते, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो ये बोल के देगा कि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू अ रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये पहले से करके देता है आपको। बट अगर क्वेश्चन पूरा आता है स्टार्टिंग टू एंड फ्रॉम द बैलेंस शीट, तब ये एंट्री भी पास करनी पड़ती है आपको, ठीक है। एसेट्स वाला पॉइंट क्लियर है? एसेट्स यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहां पे जीरो हो जाएगा। जो भी बैलेंस यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो ये जीरो कैसे होगा? क्रेडिट करके जीरो होगा, तो इसीलिए कैंसिल होगा सारे। जिस तरीके से एसेट्स कैंसिल हुए, उसी तरीके से लायबिलिटीज को जब आप यहां से यहां उठा के डालोगे तो यहां पे जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे होगा? लायबिलिटीज को यहां ट्रांसफर करने से लायबिलिटी की बैलेंस क्या हो जाएंगी? खत्म। खत्म कैसे होगा? डेबिट करके। और ये वैल्यू कहां जा रही है? रियलाइजेशन अकाउंट के किस तरफ? क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? देखो क्या लिखा है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इंडिविजुअली। मतलब सारी लायबिलिटी अलग अलग लिखनी पड़ेगी, मर्ज मत कर देना, ठीक है। तो ये एंट्री क्लियर है दोनों? डन। अच्छा, इसके बाद ये आपका पार्ट खत्म। अब देखो बैलेंस शीट खत्म हो चुकी है तुम्हारी, तो क्या बचा तुम्हारे पास? केवल और केवल रियलाइजेशन अकाउंट। सारा तामझाम अब इसी में चलेगा। जो खरीदना है, जो बेचना है, जिसको पैसे देने हैं, लेने हैं, सब यहां रिकॉर्ड करोगे अब आप, ठीक है। तो देखो अब जब कभी भी आप क्या करने वाले हो, एसेट्स बेचोगे, बिकॉज आपने क्या किया, सारे एसेट्स को यहां रिकॉर्ड कर रखा है। सारे एसेट्स कहां रिकॉर्डेड है? यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स के नाम से, ठीक है। सबकी लिस्टिंग बना रखी है आपने। प्लांट एंड मशीन तुमने लिखा हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपने लिखा हुआ है, डेटर्स आपने लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग आपने मेंशन किया हुआ है, सबकी बुक वैल्यू वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। सिमिलरली लायबिलिटीज भी लिखी हुई है आपने सारी। अब हो क्या रहा है, आपने एसेट्स को क्या किया? बेचा है। बेचने से क्या होगा? पैसा मिलेगा। अच्छा, बेचा कहां पे आपने? यहां पर बेचा आपने मार्केट में। सामान कहां बेच रहे हो आप? मार्केट में। तो मार्केट से तो पैसा मिलेगा ही ना, तो बैंक बैलेंस क्या क्या होगा? बढ़ेगा, तो डेबिट करेंगे। और ये पैसा जब आप बेच रहे हो, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इनकम है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो एसेट्स की वैल्यू ये हटेगा। जैसे मैंने क्या किया, प्लांटर मशीनरी बेच दिया, तो प्लांटर मशीनरी कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल कैसे होगा? जब ये वैल्यू यहां से हटेगी। तो ये हटेगी कब? जब डेबिट बैलेंस कम होगा। तो डेबिट बैलेंस कम होगा तो क्या करोगे आप? रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। इसीलिए मैंने क्या किया, इधर रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, हमारा काम खत्म। प्लांटर मशीन गायब बैलेंस शीट में से, रियलाइजेशन में से भी गायब हो गया। अगला पॉइंट, अच्छा अब और क्या हो सकता है? किसी एसेट्स को बेचने के अलावा मार्केट में बेचने से पहले हम पहले पूछते हैं पार्टनर से, भैया कोई लेना चाहता है ना ले जाता। एक पार्टनर बोलता है भैया एक काम करो, ये एसेट्स ना आप मुझे पकड़ा दो। तो जैसे ही आप कोई एसेट्स पार्टनर्स को दोगे, तो पार्टनर से पैसा लोगे भी उसका। तो पार्टनर्स का पैसा कहां से लोगे? उनकी कैपिटल में से एडजस्ट करवा दोगे, मतलब कैपिटल माइनस करोगे उसकी। कैपिटल माइनस कैसे होती है? डेबिट करके। तो क्या लिखा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी वैल्यू? एग्रीड प्राइस। भले ही आपका एसेट्स 1 लाख का है, पार्टनर बोलता है भैया मैं 80,000 दूंगा, तो 80 दे दे भाई। बाहर कौन जाएगा मार्केट में ढूंढने के लिए? 80 ले लो, ठीक है। बाहर जाओगे मार्केट में, कस्टमर ढूंढोगे, फिर मेहनत लगेगी। 80 दे रहा है ना बंदा, दे दो, क्या दिक्कत है, दे देंगे। ये वाली एंट्री क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री, अब जैसे आप एसेट्स को सेटल डाउन किया, वैसे ही लायबिलिटी को सेटल डाउन हो सकती है। आप लायबिलिटीज को भी पेमेंट करोगे ना, तो क्या लिखा है? फॉर पेमेंट ऑफ टू क्रेडिटर। मतलब या फिर आप यहाँ क्रेडिटर लिख लो, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो लायबिलिटीज। कोई भी लायबिलिटी हो सकती है, नॉट इवन ए क्रेडिटर, जस्ट एग्जांपल लिखा हुआ था। कोई भी लायबिलिटी आप पे कर रहे हो, तो बैंक बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा? पैसा कम होगा बैंक बैलेंस में से। तो क्या लिखोगे आप इधर? क्रेडिट साइड में डाल दिया मैंने बैंक बैलेंस। देन रियलाइजेशन डेबिट क्यों किया? इसका रीजन, लायबिलिटीज कहां लिखी हुई है? सारी यहां लिखी हुई है।
तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स के अंदर कि मुझे पेमेंट करनी है 10,000 रुपए की। जैसे ही मैंने उसको पैसे दिए तो ये वाली साइड खत्म हो जाएगी, कैंसिल करनी पड़ेगी। ये खत्म हो गया, खत्म कैसे होगा? डेबिट साइड डाल के। तो डेबिट साइड पे मैंने क्या डाल दिया? रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री आ गई। देन आधा क्लियर? अच्छा, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी पार्टनर ने या फिर किसी लाइबिलिटी होल्डर ने ये बोला कि भैया आप एक काम करो, तुम ना मुझे पैसे वैसे मत दो, तुम्हारे पास ना स्टॉक पड़ा हुआ है, ये स्टॉक दे दो मुझे, और हमारा सेटलमेंट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? फुल सेटलमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है मेरा? ये है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? लेट सपोज यहां पर मेरे क्रेडिटर्स अवेलेबल थे कितने के? ठीक है, क्रेडिटर्स मेरे अवेलेबल थे यहाँ पे कितने रुपए के? 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स है मेरे पास ये वाले। और यहां पर मेरे पास एक लेट सपोज लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी हुई है जो 8,000 रुपए की है। ठीक है, या फिर 18,000 की लगा लो, चलो। ये क्रेडिटर्स बोलते हैं भैया एक काम करो, पैसे वैसे मत दो, तुम्हारे पास ना एक लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी है जिसकी वैल्यू 18,000 रुपए है, ये आप एक काम करो मेरे नाम पे ट्रांसफर करा दो, और यहां पर मैं बाकी 8,000 रुपए वापस नहीं करूंगा क्योंकि एसेट ज्यादा का ले रहा है वो, 10,000 रुपए देने हैं मुझे। तो यहां पर उसने क्या बोला? मैं सेटलमेंट करवा लो आप। सेटलमेंट का मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी, तुम्हारा एसेट्स भी खत्म हो गया, तुम्हारी लाइबिलिटी भी खत्म हो गई। तो इस वाले सिनेरियो में क्या पैसा गया, क्या पैसा आया? बस हुआ क्या है, एक एसेट्स और एक लाइबिलिटी कैंसिल हुई है, जिनकी रिकॉर्डिंग आपने कहां कर रखी है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हुआ क्या, ये यहां से कैंसिल हो गया, ये यहां से कैंसिल हो गया, तो एंट्री बनेगी भी तो क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे तो एंट्री होती नहीं है, तो इसीलिए क्या एंट्री होती है? नो एंट्री। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? नो एंट्री बिकॉज ऑफ फुल सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। खत्म बात। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो क्या करोगे आप? नो एंट्री। और एक और पॉइंट, अगर एग्जाम में ये पॉइंट आ गया, छोड़ के मत आना, क्योंकि अगर आप छोड़ के आ गए, ठीक है, मान लो ये पॉइंट आपको तीसरे नंबर की एंट्री में मिल गया आपको, ठीक है, और आपको पता है इसकी एंट्री नहीं होती, तो आपने क्या किया? पहली एंट्री डाली, दूसरी एंट्री डाली, सीधा चौथी एंट्री डाल दी। ठीक है, तीसरी एंट्री डालनी नहीं है, लेकिन आपने मेंशन भी तो नहीं किया, तो एग्जामिनर क्या सोचेगा? आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, तो क्या लिख के आओगे आप थर्ड पॉइंट में? नो एंट्री सिंस फुल सेटलमेंट अमंग द लायबिलिटी होल्डर एंड द एसेट। खत्म बात। तो इसका मतलब आपने लॉजिक मेंशन कर दिया कि भैया मैं एंट्री नहीं कर रहा, ये लॉजिक है। अब एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को उसका विषय लॉजिक भी पता है और एंट्री नहीं होगी ये भी उसे पता है, और मैंने आपने प्रॉपर्ली मेंशन किया है, तो मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। 1 मार्कर का होगा एंट्री, वो पूरे 1 मार्कर आएंगे। लेकिन छोड़ के आओगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको उस पॉइंट के। डन। अब ये एक पॉइंट बचा हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास से कवर अप करूंगा, बिकॉज इसके क्वेश्चन के साथ हमें कवर करने पड़ेंगे ये वाले सेगमेंट, बिकॉज यहाँ पे केसेस बनते हैं हमारे पास 6, और 6 के 6 7 8 के जितने भी हैं सारे कवर करने पड़ेंगे हमें। ठीक है भाई, इसके नोट्स नेक्स्ट क्लास में निकाल के दे दूंगा मैं आपको, हम इसे कवर करेंगे फिर उसके बाद। डन।